हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं आज के इस वीडियो में। पहला प्रश्न है हमारा, बच्चे खाली स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ठीक है, खाली स्थान को छोड़कर मतलब किसको, यहाँ जो चार ऑप्शन दिए हैं उन चार ऑप्शन में किसे छोड़कर बाकी सभी चीज़ों से वो भूमिकाएं ग्रहण करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, ट्यूशन को छोड़कर, है ना दोस्तों। ट्यूशन को छोड़कर बाकी जो तीन चीज़ें हैं, समाजीकरण, संस्कृति और मीडिया, इन तीनों चीज़ों से वो भूमिकाएं ग्रहण करता है। मतलब रूल्स हो गए, थॉट्स हो गए, इन सभी को वो क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि आपको बताना है कि जो मानकीकृत परीक्षण है, मतलब जो सेटिस्फाइड जो परीक्षण है, उनकी आलोचनाएं जो हैं उनमें से क्या है। एक पहला तो उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। ठीक है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। दूसरा है परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट जो है तस्वीर नहीं देते हैं। या फिर वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए कैसे हैं, पक्षपाती होते हैं। ये वो जो है एक विशेष संस्कृति का जो है क्या करेंगे, प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वे कैसे होते हैं, पक्षपाती होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा कैसा होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसी में एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है। एकाधिक बुद्धिमानी मतलब उसके पास एक से अधिक बुद्धि है। तो उसका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है दोस्तों, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि जो है कई प्रकार की हो सकती है। यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। उनको पढ़कर जो है आप आंसर को टिक करेंगे कि कौन सा आंसर जो है करेक्ट हो सकता है। मैं यहाँ पर बाकी आंसर को नहीं पढ़ रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाता है और वीडियो जब लंबा हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमें देखने में भी थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर बोल रहा है, एक तो पहला मूल्यांकन किसके लिए होगा, सीखने के लिए, और दूसरा किसके बोल रहा है, सीखने का मूल्यांकन करना है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों का उपयोग किसके लिए कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, मतलब बच्चा कितना प्रोग्रेस किया है, कितना उपलब्धि हासिल किया है, इसको जानने में हम सीखने के लिए मूल्यांकन, साथ ही साथ सीखने के मूल्यांकन दोनों का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। ठीक है, किससे, सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है को पूछा है। तो हम यहाँ पर निगेटिव आंसर को लेंगे और वही निगेटिव आंसर हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ठीक है, ये आंसर जो है निगेटिव है, क्योंकि ये पूछ ही रहा है कि कौन सा नहीं है, तो यही जो है नहीं होना चाहिए, इसलिए ये आंसर हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका कैसा होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें बच्चों में प्रतिभाशालीता खाली स्थान के कारण हो सकती है। बच्चों में जो प्रतिभाशीलता आती है वो किसकी वजह से हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, बच्चा जो है उसको कुछ गुण जो है आनुवांशिकता से मिलता है, माता पिता से मिलता है, उसके पूर्वजों से मिलता है, और कुछ गुण जो है वातावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करके वो सीख लेता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया से बच्चा जो है प्रतिभाशाली हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े मैदानों से आने वाले बच्चों को कक्षा के वातावरण की आवश्यकता होती है ना। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं और मैदानों से आने वाले बच्चों को कक्षा के वातावरण की कैसी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। मूल्यों और उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का उपयोग करता है। मतलब अगर कोई बच्चा जो है सामाजिक, आर्थिक और पिछड़े मैदानों से आ रहा है, तो उसके जब इस कक्षा में हम उसे सिखाएंगे तो उनके संस्कृति और उनके भाषाई ज्ञान का क्या करेंगे, उपयोग करते हुए हम उसको सिखाएंगे, है ना, उसको मूल्यों की जानकारी देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसी में कक्षा में रचनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप इस पर निर्भर करता है।
अब कक्षा में रचनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनके लिए हस्तक्षेप कौन सा जो है निर्भर करेगा। तो यहाँ पर होता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और उत्तेजक शिक्षण विधियों का उपयोग करना। किसके द्वारा? शिक्षक द्वारा जो है उनके बच्चों के अनुकूलित और उसे उत्तेजित करने वाला शिक्षण विधियों का क्या करना है? उपयोग करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अति सक्रिय बच्चे को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? अब अति सक्रिय बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, तो यहाँ पर कौन सा मेथड जो है उपयुक्त नहीं होगा बोल रहा है। तो यहाँ पर जो 4 मेथड दिए हैं उसमें से हमको देखना है कि कौन सा मेथड उपयुक्त नहीं होगा। सीखने के वैकल्पिक तरीकों का पेशकश करना, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों को शामिल करना, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकारना। तो दोस्तों ये हमारा आंसर जो है नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चा जो है अति सक्रिय है तो हम उसको उसके साथ ये नहीं करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखिएगा कि अगर नहीं दिया है तो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको कौन सा आंसर का चुनाव करना है ये स्पष्ट पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें। भिन्न सोच के पैटर्न बच्चों की पहचान करते हैं। अब उन बच्चों की सोच कैसी है? भिन्न है। तो ये पैटर्न जो है कौन से बच्चों की पहचान कराता है? डिसलेक्सिक्स हैं, सृजनात्मक हैं, प्रत्यास्थी हैं या फिर विकलांग है? तो दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सृजनात्मक है, जो बच्चा सृजनात्मक होगा उसी में ही विशिष्ट प्रकार के भिन्न प्रकार की सोच का क्या होगा? पैटर्न का होगा। वो अलग अलग चीज़ों से मतलब अलग अलग तरह से चीज़ों को बनाने का प्रयास करेगा या फिर अलग तरीके से किसी चीज़ को करने का प्रयास करेगा, तो वो किस में आ जाएगा? सृजनात्मकता वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चे के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता है? ठीक है, क्या बोल रहा है? कौन सा जो है शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चे के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? तो यहाँ पर नहीं वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो आंसर हमारा निगेटिव होगा वो वाला आंसर हमारा सही होगा। तो कौन सा आंसर हो सकता है देखते हैं हम। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना मतलब एक ही आंसर में उसका जो है आंसर जो है कंप्लीट हो जाना, एक शब्द में जो है आंसर जो है कंप्लीट हो जाना, ये जो है नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने बच्चे को पूछ दिया कि आप कौन से देश में रहते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है कि वह जो है भारत देश में रहता है। इसके अलावा बच्चा और कुछ नहीं सोचेगा। ठीक है, तो ये जो है आंसर जो है वर्णन का तरीका जो है ऐसा वाला प्रश्न नहीं करना है जिसका आंसर जो है कैसा हो? अभिसारी हो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? आपको बताना है कि संवेग कौन सा है। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि डर, भय, क्रोध, ईर्ष्या ये सभी किस में आता है? संवेग में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि ध्यान, उत्तेजना, स्मृति ये जो है संवेग में नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर संवेग जो है कुल कितने प्रकार के होते हैं ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइए, कुल संवेग कितने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। मतलब बच्चा जो है ये बता रहा है कि एक दूध का बूथ है, उस बूथ से ही मशीन के द्वारा ही दूध का क्या होता है? उत्पादन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो बच्चा किस चीज़ से ऐसा समझा है, ये नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं उसे हमको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। अब बच्चा जो है कभी गया होगा, दूध खरीदा होगा, वहाँ पर देखा होगा कि मशीन से दूध निकलता है, तो उसी अनुभव को वो बता रहा है कि दूध का उत्पादन जो है बूथ मतलब दूध बूथ वाले मशीन से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका का अच्छा वर्णन कौन करता है ये हमको देखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसी जगह बनाना जहां पर बच्चे जो है आराम से क्या कर सके? संवाद कर सकें और पूछताछ कर सकें और पूछताछ का माध्यम से सीख सकते हैं, ताकि वो बच्चे में किसी भी प्रकार का डर या फिर झिझक नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? मतलब वह कक्षा कौन सा है जो बहुत अच्छा है, या फिर समृद्ध कक्षा आप किसे कह सकते हैं? यहाँ पर बोला गया है
समृद्ध कक्षा है ना, किसको प्रोत्साहित करता है? कौन सा उपाय ऐसा है जो बच्चे के लिए कक्षा को बहुत ज़्यादा कैसा बनाएगा? प्रोत्साहित करेगा, बहुत अच्छा कक्षा बनाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे लिए करेक्ट है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि के लिए कोने हो, मतलब एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ पर खुली गतिविधियाँ हो सकती हैं, बच्चा किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है, वहाँ पर उसे किसी भी प्रकार से रोका टोका नहीं जाएगा, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली तथा सेल्फी में हो, मतलब यह है कि बाल साहित्य बाहर ही रखे हों, बच्चे का जब भी मन करे वो उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, ठीक है। मतलब वो कभी भी हो, जिसका मन हो दिन में वो जाके क्या कर सकता है? पढ़ सकता है। तो दोस्तों वह कक्षा जहाँ पर एक कॉर्नर हो, जहाँ पर वो अपनी गतिविधियाँ कर सकता है, बुक्स जो हैं, जो साहित्य हैं वो खुले में रखे हुए हों ताकि वो कभी भी पढ़ सकता है, तो ऐसा कक्षा जो है समृद्ध कक्षा को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका का वर्णन करने वाला कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से क्या है? एक है। कक्षा में जो उपलब्ध संसाधन है और जो संदर्भ है उसी में से एक होना चाहिए। वो जो है अच्छा क्या कर सकता है? उसको वर्णन कर सकता है, मतलब अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, है ना, कक्षा में जो भी चीज़ें हैं उन सभी का समावेश जो है पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ खालिस्तान से प्राप्त की है, तो खालिस्तान की जगह पर क्या होना चाहिए हमको बताना है। व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर मानवतावाद। तो दोस्तों आपने कई बार पढ़ा होगा कि एनसीएफ सबसे ज़्यादा किस पर बल देता है? रचनावाद पर बल देता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रचनावाद की से अपनी समझ को क्या किया है? उसने प्राप्त किया है। किसने? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, बच्चे को हम प्रेरित कब समझेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। जब वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, मतलब बच्चे को डाउट है और वो स्पष्टीकरण उसका चाहता है और वो स्पष्टीकरण के लिए शिक्षक को क्या कर रहा है? प्रश्न पूछ रहा है, तब हम कह सकते हैं कि कक्षा में बच्चे को प्रेरित समझा जा सकता है, मतलब बच्चा जो है प्रेरित हुआ है, बच्चा जो है समझने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई बच्चा सवाल ही नहीं कर रहा है तो उसका ये भी समझ इसका उसका ये भी संबंध हो सकता है कि बच्चे को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो जो बच्चा पूछने की कोशिश कर रहा है, हम उसी बच्चे को क्या समझेंगे? प्रेरित समझेंगे कि वो सीखने के प्रति क्या है? जागरूक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? बच्चे के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है हमको बताना है। तो शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, या फिर कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, या फिर शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने का मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा पर करेक्ट है कि शिक्षक को जो है बच्चों पर जो वास्तविक जीवन की जो स्थितियां हैं, उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं, इस पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बात करने देना चाहिए, ठीक है। ये जो है सबसे अधिक और अच्छा जो है क्या है? उदाहरण है, उपयुक्त है, ठीक है। किसके लिए? अधिगम में सुधार करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट है। बच्चों को अपनी शिक्षा की विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए अनुशासन किसमें जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बोल रहा है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए, मतलब वो बच्चा जो है अपनी शिक्षा को नियमित रूप से कर सके, है ना, और साथ में क्या कर सके? उसका मॉनिटर भी कर सके। तो जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन और दिए हैं, उसको भी देख लेते हैं। चुप्पी साधने के लिए ये तो नहीं होगा, शिक्षकों को निर्देशित करने के लिए ये भी नहीं हो सकता, बच्चों को उसके पाठ रटवा कर याद करने के लिए ये भी नहीं होगा। तो बच्चा कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन जो नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी में। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब हमारे पास दो चीज़ें हैं यहाँ पर, आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो देखते हैं इससे रिलेटेड कौन सी चीज़ें सही होंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से अधिक और अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। मतलब ये है कि जो विकास है
वो कई बार आनुवंशिकता से भी प्रभावित हो सकता है और कई बार पर्यावरण से भी प्रभावित हो सकता है, मतलब दोनों ही चीज़ों से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या है, सही कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम इसी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? तो यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, तो हमको देखना है कि निगेटिव वाला कौन सा होगा। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, या फिर विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है हमारा, कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। पियाजे ने इस पर बल नहीं दिया है, बल्कि उसने कहा है कि बच्चे अपने ज्ञान के द्वारा ही दुनिया के बारे में क्या कर लेते हैं, जो जानकारी है उसका निर्माण कर लेते हैं, ये होना चाहिए। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी सही है। विकास का गुणात्मक चरणों में होता है ना, विकास जो है कैसे होगा, एक गुणात्मक चरणों में होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर जो है जिस पर पियाजे ने बल नहीं दिया, निरंतर अभ्यास से अधिगम प्राप्त होता है, इस पर उन्होंने बल नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है फिर से, देखो कौन सी सीमा नहीं है किसकी, पूर्व संक्रियात्मक विचार की। तो यहाँ पर कौन सा होगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास, क्योंकि ये प्रतीकात्मक विचार का विकास किस में हो जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। तो यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक विचार की अवस्था में पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रतीकात्मक विचार किस में होगा, ये किस में होता है, मूर्त वाले में होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन के आधार पर हमको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, यह समय बिताने का एक कैसा तरीका है, सुखद तरीका है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है, इंद्रियों को उत्तेजित करता है। सी क्या बोलता है, नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग में किया जाना है, जबकि ये नहीं होता। ठीक है, अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तो बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्या, समय पर यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा है ना, पूछा गया खालिस्तान के अलावा, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा निगेटिव वाला आंसर है। तो हमको बताना कौन सा वाला था, निगेटिव वाला ही बताना है, क्योंकि इसको छोड़कर बाकी जो 3 चीज़ें हैं, ए सी और डी, ये तीनों चीज़ें जो है क्या है, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन बी जो है क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। इसलिए बी जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है किसको छोड़कर, है ना, किसके अलावा, तो यहाँ पर बी के अलावा, तो इसलिए बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। मतलब जब यह सवाल पूछा जाएगा कि विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं, तो बच्चा बहुत सारे आंसर सोचने की कोशिश करेगा। तो वह गंभीर रूप से सोचने के लिए क्या करता है, आमंत्रित करता है कि बच्चों के पास बहुत सारे विचार आए। इसलिए यह सवाल किया जा सकता है कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? किसका बोल रहे हैं, प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, करके सीखना, परियोजना वृद्धि और सहयोग से सीखना। ये जो है क्या होगा, प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा कैसा है, करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? शिक्षा जो है क्या है, स्वयं ही जीवन है। तो कौन सा कथन हमको ये बता रहा है, देखना है। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। मतलब स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है वो हमारे सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया से क्या है, रिलेटेड है। सामाजिक और सांस्कृतिक तो है ही, साथ कैसा है, प्राकृतिक भी है, कि हमारी प्रकृति में क्या क्या चल रहा है, इन सभी से क्या होता है, रिलेटेड होता है। ठीक है, तो शिक्षक स्वयं ही जीवन है, ये इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोहेलबर्ग के सिद्धांत का योगदान माना जा सकता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कोहेलबर्ग के सिद्धांत का योगदान किस में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक
परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है, उन्होंने जो उनके सिद्धांत है वो सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक क्या किया है, सहयोग का संबंध बताया। मतलब दोनों जो हैं कैसे हैं, रिलेटिव हैं, एक दूसरे से कैसे हैं, संबंधित हैं, यह बताया है किसने, कोहेलबर्ग ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संपादित करता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। ये कई बार पूछा जा चुका है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। मतलब कोई भी संदर्भ में बच्चे जो है थोड़ा सा उनका सहयोग कर दिया जाए, सही स्तर बता दिया जाए, तो वे कार्य लगभग वो जो है स्वयं तरीके से कर लेते हैं। जैसे अगर किसी को बच्चे से कोई सवाल नहीं बन रहा है तो हम उसे वैसा ही एक सवाल उदाहरण के तौर पर हम उसे क्या कर देंगे, लगभग आधा बताएंगे और बच्चा जो है अगले सवाल को क्या कर लेगा, पूरा बना लेगा। तो वो किस में आ जाता है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। मतलब थोड़ा सा निकट रहेगा किसके बीच, अपने आंसर के बीच में, अपने मेथड के बीच में। ठीक है, तो ये हो जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल में आ जाता है। अगला प्रश्न है हमारा और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, अब उभयलिंगी मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों के गुण हो। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उभयलिंगी में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का क्या होता है, समायोजन होता है। क्या होता है दोस्तों, समायोजन होता है, किसका किसका, मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों और अपने जो रिलेटिव हैं उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे भी इस वीडियो का जो है लाभ ले सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।